हे माइंडफुल पीपल, कॉन्टेजियस डिजीज वो डिजीज होती है जो एक जिंदा चीज से दूसरे जिंदा चीज में ट्रांसफर हो सकती है बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। मीजल्स या हिंदी में हम जिसे खसरा कहते हैं, जो कि खासकर बच्चों में होती है, तो ये बीमारी आज तक की सबसे तेज फैलने वाली बीमारी है जिसके बारे में हम इंसान जानते हैं। तो अगर किसी को मीजल्स हो जाता है तो चांसेस हैं कि वो अपने आसपास के 12 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। 12 से 18 ये जो नंबर है, इसको हम कहते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर फॉर एनी डिजीज, और जनरली इसे R0 से सिंबलाइज किया जाता है। साइंटिस्ट इस R0 नंबर से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई बीमारी कितनी ज्यादा कंटेजियस है। जितना ज्यादा उस बीमारी का R0 नंबर होगा, वो बीमारी उतनी ही ज्यादा कंटेजियस होगी। मतलब कि वो चीज उतनी ही तेजी से और उतने ही आसानी से एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सकती है। जीका वायरस का R0 नंबर है 3 से लेकर 6.6 तक, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा कंटेजियस डिजीज है। लेकिन जो सीजनल फ्लू है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, जो कि सीजन के चेंज होने की वजह से होता है, उसका R0 नंबर है 1.3। मतलब अगर किसी को सीजनल फ्लू हो जाता है तो वो जनरली इस फ्लू को केवल 1 या 2 इंसानों को ही ट्रांसफर कर पाता है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि कोरोना वायरस का R0 नंबर सिर्फ 2 to 2.5 तक का ही है। मतलब अगर इसे मीजल्स या जीका के R0 नंबर से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे काफी कम है। लेकिन इतना कम R0 नंबर होने के बावजूद भी इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सोचने वाली बात है, राइट? अब अगर हम इस R0 नंबर को थोड़ा सा और ध्यान से एब्जॉर्ब करते हैं और इसे सीजनल फ्लू से कंपेयर करते हैं, तो सीजनल फ्लू का R0 नंबर है 1.3। मतलब इससे इन्फेक्टेड एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब अगर हम इसके 10 राउंड्स को क्रिएट करें तो इसके 10 राउंड बाद वहां पर टोटल इन्फेक्टेड लोगों का नंबर हो जाएगा 56। लेकिन अगर हम कोरोना वायरस के R0 नंबर को 2 मान के चलते हैं तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, फिर अगला 2 और लोगों को, और फिर अगला 2 और ऐसे ही करते करते अगर हम इसके भी 10 राउंड लेते हैं तो यहाँ पर करीब 2000 से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख ही सकते हो कि कैसे कोरोना के केस में इतना कम R0 नंबर होने के बावजूद ये कितनी खतरनाक तरीके से फैल रहा है। कोरोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ही नया है, और क्योंकि ये एक वायरस है तो ये अपने आप में चेंजेस भी लाता रहता है। जैसे जैसे ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ये अपने आप में थोड़ा सा चेंज ले आता है ताकि ये उस दूसरी नए इंसान की बॉडी में और भी अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए। जनरली बचपन में जो हमें टीके लगाए जाते हैं वो आज तक आए अलग अलग वायरसेस के लिए ही उनके एंटीडोट्स के रूप में लगाए जाते हैं, ताकि जब वो वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करे तो आपकी इम्यूनिटी को ये पता होना चाहिए कि वो क्या है जिसने उस पर हमला किया है और वो उससे कैसे लड़ सकता है। लेकिन कोरोना के केस में इम्यूनिटी को ये पता ही नहीं है कि वो लड़ किससे रहा है, और इसीलिए कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं। नॉर्मली जब फ्लू का सीजन आता है तो कुछ लोग नेचुरली इसका एंटीडोट बना लेते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी अमेजिंग मशीन है। मतलब कि वायरस के आने से पहले ही, उसके सीजन आते ही वो अपने आप ही उस वायरस का एंटीडोट बनाने लग जाता है। कुछ लोगों में ये प्रोसेस नेचुरली होती है और कुछ लोग हर साल इसके लिए टीका लगवाते हैं ताकि उन्हें सीजनल फ्लू ना हो। तो ऐसे में जब सीजनल फ्लू की चेन चालू हो जाती है तो इस चेन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद को नेचुरली या फिर सीजनल फ्लू की वैक्सीन लगवा के खुद को इम्यून कर लेते हैं, और इसकी वजह से वो लोग फ्लू से बनने वाली वायरस ट्रांसफर चेन को ब्रेक करके इन्फेक्शन को फैलने से रोक देते हैं। लेकिन कोरोना के केस में ऐसा नहीं होता। कोरोना की एक और प्रॉब्लम ये है कि इसके सिम्टम्स दिखने में 5 से 14 दिनों का वक्त लग जाता है। जब किसी के अंदर ये वायरस आया उस टाइम से लेकर जब उसको उसका पहला सिम्टम दिखने लगे, इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और नॉर्मल सीजनल फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन का ही होता है। मतलब जैसे ही उनके ऊपर फ्लू का हमला हुआ उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही उन्हें पता चल जाता है कि वो बीमार हैं। लेकिन इस कोविड-19 के केस में इंसान को 10, 12 या 14 या 15 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कोरोना वायरस आ चुका है, और वो लोगों से नॉर्मली मिलते रहते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ जीते
घूमते रहते हैं और न जाने कितने लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सोचो, इतने लंबे इंक्यूबेशन पीरियड में वो अनजाने में कितने और सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्हीं कुछ अंतरों की वजह से सीजनल फ्लू एक पेंडेमिक यानी कि महामारी नहीं है और कोरोना वायरस एक महामारी है। लेकिन दुनिया में कोरोना ही पहली महामारी नहीं है। आज से पहले कई सारी महामारियां आ चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें ऐसे हालात में नहीं रखा था जैसे कि हम आज हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? या फिर हम इंसान पहले भी ऐसी हालात में रह चुके हैं? क्या अंतर है कोरोना में और बाकी पिछली आई कुछ पेंडेमिक्स में? क्या ये वायरस की वजह से है या फिर बात कुछ और है? चलिए पता लगाते हैं। वैसे अगर आपको पहले कुछ आई सबसे खतरनाक महामारियों के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने उन बीमारियों के बारे में डिटेल में बात करी है जो कि मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में हम केवल उन बीमारियों को कोरोना से कंपेयर करेंगे, ना कि उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पिछली महामारी की, जो कि है स्पेनिश फ्लू, जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था और सिर्फ 2 साल के अंदर ही उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। कुछ ऐसा हाल है आज की दुनिया के हॉस्पिटल्स का जहां पर कोरोना का इलाज चल रहा है, और ये हैं कुछ तस्वीरें आज से करीब 100 साल पहले की, जब दुनिया का हाल कुछ आज के जैसा ही था। कोरोना की तरह ये भी हवा में टाइनी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के थ्रू फैलता था। किसी इन्फेक्टेड इंसान ने किसी सामान को छू लिया और कुछ ही घंटों के अंदर अगर किसी दूसरे इंसान ने भी उस सामान को छू लिया और फिर उसने अपने हाथों को अपने मुंह, आंख या फिर नाक के आसपास ले गया, तो ये वायरस उस दूसरे इंसान के अंदर भी जा सकता था। इसीलिए उस टाइम पर जहाँ पर ये वायरस फैला था, जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया थी, वहाँ पर मास्क पहनना नेसेसरी कर दिया गया था और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आज हो रहा है। तो असल में देखा जाए तो स्पेनिश फ्लू ने भी दुनिया को ऐसे ही रोक दिया था जैसा कि दुनिया आज रुकी हुई है। स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों की जान ली थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं थी। अगर किसी के पास जरूरी सामान है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, अच्छी मेडिकल नॉलेज है, तेज ट्रांसपोर्टेशन है, ताकि अगर किसी देश में दवाइयाँ खत्म हो जाएं तो दूसरा देश उसे तुरंत सप्लाई भेज सकता है। उस टाइम में और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है TTC, यानी कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी जो आज मेडिकल साइंस के पास है, उसकी वजह से हम कोरोना वायरस को बहुत ही जल्दी समझ पाए और उसकी वजह से होने वाले डेथ रेट को हम काफी हद तक रोक पाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज जहां भी जरूरत है वहां इजीली दवाइयां, सैनिटाइजर्स, मास्क, प्रोफेशनल्स के लिए इक्विपमेंट्स और डॉक्टर्स के लिए स्पेशल बने हुए सूट पहुंचाए जा रहे हैं। और कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, मतलब कि वायरस का करंट सिचुएशन क्या है, हम इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलनी आज कितनी आसान है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि 100 साल पहले क्या हाल रहा होगा। दुनिया के एक कोने में लोग मर रहे हैं, लेकिन दूसरे कोने को ये पता ही नहीं कि एक महामारी इस दुनिया में फैल रही है, क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्पेनिश फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिनों का था, जबकि कोरोना वायरस का 6 से 14 दिनों का है। अगर हम बात करें स्पेनिश फ्लू की, तो इसमें असल में पहली बार में कुछ भी नहीं हुआ था। दुनिया ने इसकी 3 वेव्स देखी थी, यानी कि पहले ये वायरस फैलना शुरू हुआ जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर अचानक से किसी 1 या 2 देशों की लापरवाही की वजह से दोबारा इसके केसेस काफी तेजी से सामने आने लगे और इस बार की वेव सबसे ज्यादा जानलेवा थी। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया ने खुद को संभाल लिया। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर से एक और वेव आई जिसने और कई लोगों की जान ले ली। वैसे टेक्निकली देखें तो स्पेनिश फ्लू की 4 वेव्स आई थी, लेकिन लास्ट वाली इन 3 के कंपैरिजन में इतनी कम थी कि मोस्ट ऑफ द डिस्कशन में उसे हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। शुरुआत के 5 महीनों का स्पेनिश फ्लू का सॉलिड डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इतने टाइम पीरियड में करीब 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और वहीं कोरोना के केस में ये नंबर इस रिकॉर्डिंग तक अभी 2 लाख के आसपास है। और ये पॉसिबल हो पाया है हमारे मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से। जहां कोरोना वायरस वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है, वहीं स्पेनिश फ्लू मेनली उनको अपना शिकार बना रहा था जिनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी थी, क्योंकि ये H1N1 वायरस से फैला था, जो कि शरीर के अंदर जाकर लोगों की इम्यूनिटी को ही अपना हथियार बना लेता था।
जब ये वायरस शरीर के अंदर एंटर कर जाता था तब उसकी इम्यूनिटी शरीर को उससे बचाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करने लगता था जिसके साथ ये H1N1 वायरस बॉन्ड बनाकर लोगों की जान ले लेता था। वहीं कोरोना सीधा लंग्स के ऊपर अटैक करता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये तो थी स्पेनिश फ्लू की बात, लेकिन अगर हम महामारी की बात कर रहे हैं तो हम प्लेग या ब्लैक डेथ का जिक्र ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1346 से 1353 तक प्लेग बीमारी ने करीब 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, इसीलिए इसे द ब्लैक डेथ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि 1346 में ये बीमारी दुनिया ने सबसे पहली बार देखी। 6th सेंचुरी AD में अचानक से इजिप्ट में से एक अजीब सी बीमारी की शुरुआत हुई और पूरी ह्यूमैनिटी ने सबसे पहले इस प्लेग बीमारी की शुरुआत को देखा। लेकिन असल तबाही जो इस बीमारी ने मचाई वो 14th सेंचुरी में ही मचाई है। शुरुआती कुछ सालों में ही इसने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, जो कि उस वक्त की दुनिया की 13% पॉपुलेशन थी। ये बीमारी चूहों पर बैठने वाली मक्खियों से फैली थी। ये इतनी खतरनाक थी कि इससे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे इलाकों की करीब 60 से 75% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। और इटली के एक शहर फ्लोरेंस ने तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन खो दी थी कि उसको वापस उसे रिकवर करने में करीब 500 सालों का वक्त लग गया। जाहिर सी बात है कि कोरोना का फैटेलिटी रेट इससे काफी कम है, लेकिन कोरोना जितनी जल्दी दूसरे लोगों में ट्रांसमिट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो यही है। दोस्तों, कोरोना कोई पहला पेंडेमिक नहीं है जो दुनिया ने देखा, और ना ही ऐसी सिचुएशन ह्यूमन हिस्ट्री ने पहली बार देखी है। हाँ, बस इस बार अंतर ये है कि पूरी दुनिया के कोने कोने में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी कुछ ही मिनटों में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। टाइम के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी भी बढ़ी है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को लेकर भी हमारे हालात काफी पस्त हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले वाले लोगों के मुकाबले अब लोगों के पास खर्चे ज्यादा हैं, क्योंकि आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के वक्त लोगों के पास जमीनें थीं, उन्हें खेती करनी आती थी। अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो खेती करके अपने घर का तो गुजारा कर ही सकते थे, लेकिन आज ज्यादातर लोग कमर्शियलाइज्ड हो चुके हैं। अगर आज के लोगों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना ही उनके पास खेती करने के लिए जमीन है और ना ही कोई ऐसी सर्वाइवल सिचुएशन में किसी को नौकरी पर रख पाएगा। इसी वजह से इस बार का ये कोरोना पेंडेमिक हमें इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बात ये नहीं कि इससे पहले कितनी और महामारियां सामने आ चुकी हैं, हमें ये बात करनी चाहिए कि उनसे हमने क्या क्या सीखा था। तो इस वाली वीडियो में जो लास्ट में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वही इसका सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 सिटीज के एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे उन दोनों सिटीज ने वायरस के अगेंस्ट अलग अलग एक्शंस लिए और उन एक्शंस के अकॉर्डिंग उनका क्या अंजाम रहा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप इसे देख सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे इस टफ सिचुएशन में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकते हैं? आपसे अगर कोई सॉल्यूशन मांगे इस चीज का तो आप क्या देना चाहोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।